आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। साइंस के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि साइंस विद रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो अगर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते तो क्या हमें दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए? अगर हाँ तो वो क्या होगा? जरा रुको, कोई भी साइड चुनने से पहले जरा ये भी सुन लीजिए। हर साल नेपाल में होने वाले गड़ी माई फेस्टिवल में करीब 2,50,000 से भी ज्यादा जानवरों को बलि चढ़ाया जाता है, लेकिन साइंस के क्लिनिकल ट्रायल्स में भी तो हर रोज कई सारे जानवरों को मार दिया जाता है या फिर अपाइज बना दिया जाता है। तो अगर दोनों खूनी हैं, तो इनमें से सही कौन है और गलत कौन? और सही और गलत से याद आया कि नासा की साइंटिस्ट का ये कहना है कि यूनिवर्स का जन्म एक बड़े एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था, लेकिन हिंदुइज्म ये कहता है कि ब्रह्मांड का जन्म भगवान ब्रह्मा जी ने एक कमल की रचना से किया था। तो इन दोनों में से कौन है जो प्रूफ के आधार पर दावा कर रहा है और कौन महज मान्यता के आधार पर? हम ये तो जानते हैं कि दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कौन सा साइड ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो चलिए फिर आज हम दोनों को हेड ऑन हेड फेस कराएंगे और सारे सवालों का जवाब ढूंढ निकालेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट वीडियो। यूनिवर्स की किलकारी हिंदुइज्म में लिखे हुए श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के अनुसार हम सभी ब्रह्मा जी के 51 वर्ष के पहले दिन में जी रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग थॉट है, राइट? शायद आप नहीं समझे होंगे। देखो, हिंदुइज्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी के साथ ही हुआ था और उसका अंत भी उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी है जिन्होंने धरती पर सारे जीवन के रूपों का निर्माण किया। लेकिन देयर इज अ कैच, बाकी गॉड्स की तरह ब्रह्मा जी अमर नहीं है। उनकी आयु टोटल सिर्फ 100 ईयर्स है। ये काफी अटपटा साउंड कर रहा होगा कि 100 साल तो कब के खत्म भी हो गए होंगे, तो फिर आखिर वो कैसे मृत्यु के बाद भी जिंदा है? तो देखो, जब मैंने कहा था ना कि 100 साल, तो मैं ह्यूमन ईयर्स की बात नहीं कर रही हूँ। ब्रह्मा जी की आयु का एक साल ह्यूमंस के लिए 3.1104 बिलियंस इतना लंबा माना जाता है। तो अगर इसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए तो हमारा यूनिवर्स तकरीबन 155.5 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स पहले पैदा हुआ था और उसका कुल जीवन 311.04 ह्यूमन ट्रिलियन इतना लंबा चलेगा। और अगर मैं हमारे इन ग्रंथों में लिखे हुए ज्ञान की बात करूँ ना, तो इस दौर में लोगों को एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी या फिर सेल्फ डिफेंस, आयुर्वेद और जीवन जीने के लिए ऐसे ही जरूरी चीजें हैं गुरुकुल में सिखाई जाती थी। क्या आज हम ये सारी चीजें सीख पा रहे हैं या फिर नहीं? और हम कोई भी चीज सीखते कब है? ऑफ कोर्स, जब हम उस चीज को खुद कर चुके होते हैं। अब हमारे इतिहास में तो ये चीजें मौजूद है, लेकिन क्या हम इतिहास से इन चीजों को अपने आज में अपना रहे हैं? इसका जवाब है अगेन नो। और जब ये चीजें हम आज अपना ही नहीं रहे हैं, तो आने वाली कल की पीढ़ी को इन चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? शायद उस दौर तक ये चीज है इसी तरह मिट जाएंगी जैसे हम तक पहुंचने से पहले गुरुकुल में सिखाई गई चीजें मिट चुकी हैं और बस सिर्फ इतिहास के पन्नों में बंद कर रह चुकी हैं। ये तो हुई धर्म की बात। अब क्यों ना जरा साइंस की भी राय सुन लेते हैं। ये तो हुई रिलीजन की बात कि हमारा जन्म कब हुआ और हमारी मृत्यु कब होगी। अब क्यों ना जरा साइंस की भी राय सुन ली जाए, राइट? हमारे साइंटिस्ट द्वारा दिए गए बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, जो साइंस पे काफी वाइडली इम्पैक्ट थ्योरी है, हमारा यूनिवर्स करीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था और उसके पैदा होते वक्त सारा मैटर इंटेंसिटी और हिट के साथ बस एक छोटे से पॉइंट में कॉम्पैक्ट था, जिसको हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। एक दिन इसी सिंगुलैरिटी में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, या कह सकते हैं कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस होने लगा, जिसके रिजल्ट में यूनिवर्स और सारा मैटर बाहर की तरफ तेजी से होकर एक्सपेंड होने लगा। और ये एक्सपेंशन फॉरएवर से चलते आ रहा है और चलता रहेगा। अब वैसे तो साइंस के पास रिलीजन की तरह यूनिवर्स के अंत का तो कोई जवाब नहीं है, पर एक लिस्ट उसने जो यूनिवर्स की शुरुआत का दावा किया है वो एक रिसर्च के आधार पर है, जो रिलीजन में मिसिंग है। क्योंकि 2016 में नासा ने हर्बल अल्ट्रा डेप्थ फील्ड
इस यूनिवर्स HT इमेज की मदद से अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी को खोज निकाला था। इसका नाम रखा गया GN-Z11। ये गैलेक्सी करीबन 13.4 बिलियन पुरानी है और जिस तेजी से हमसे दूर जा रही है उससे साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि बिग बैंग आज से तकरीबन 13.8 बिलियन पहले हुआ था। यानी अगर बम पर खर्चों और उड़ने की स्पीड और तेजी को जान लिया जाए तो आप उसे रिवाइंड करके ये जान सकते हो कि बम फटा कब था। सो इस हिसाब से देखा जाए तो at least science have some proof to prove this point on very logical basis। इसलिए पॉइंट जाता है साइंस को। Now let's move on to next factor जो है purpose of religion and science। आज से 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी कि होमो सेपियंस अपने लोगों के मृत शरीर को पारंपरिक तरीकों से दफनाया करते थे, जिसका मतलब है उस टाइम पर भी धार्मिक विचार मौजूद थे। पर फिर वहाँ जो सवाल उठता है वो ये कि आखिर रिलीजन पैदा कैसे हुआ और आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब में क्वींस यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने ग्रुप में रहना शुरू किया था, ना तब बिना डर के लोग मिलजुल कर काम करें, इसलिए कुछ नियम फायदों का तड़का लगाया गया। ग्रुप लीडर्स जिसे आज हम रिलीजन कहते हैं, मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म में रामायण और महाभारत जैसे जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें हमें प्रेम, साहस, सच्चाई, हिंसा, घृणा, ईमानदारी जैसे कई सारे इमोशंस की सीख दी जाती है और साथ ही बताया गया है कि अगर इन सारे इमोशंस को हमने खुद पर हावी होने दे दिया ना तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब ये लेसन्स ऐसे हैं जो हमें आज भी जीवन कैसे जीना है इसकी शिक्षा देते हैं, जिससे ये व्यतीत होता है कि रिलीजन असल में लोगों में सोशलाइजेशन और हार्मनी क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या साइंस भी रिलीजन की तरह ये गुण सिखाता है? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। साइंस की शुरुआती जड़ें एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में लगभग 3000 से 1200 BC तक की जाती है, क्योंकि उस समय नेचर की सारी इरेगुलरिटीज को टैकल करने के लिए साइंस एक तरह से ब्रिज था बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। यानी ये कह सकते हैं कि साइंस नेचर की वजह से ह्यूमंस के दिमाग से बाहर आया। सो मे बी वी कैन प्रिडिक्ट नेचर बिहेवियर बेटर। इन फैक्ट 4th century BC के एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का तो ये भी कहना था कि साइंस के प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल और थियोरिटिकल ऐसे 3 रूप होते हैं और उनमें कोई दबाव या मर्यादा नहीं होती। उनके अनुसार साइंस सिर्फ ह्यूमन की क्यूरियोसिटी की भूख मिटाने का तरीका होता है, जिससे इंसान का दिमाग एक्चुअली में तंदुरुस्त रहता है। इनफैक्ट आपकी क्यूरियोसिटी एक संकेत है कि आप में शायद डिप्रेशन की लेवल बहुत कम है। जो एक्सट्रीमली ज़्यादा क्रूअल्स लोग होते हैं उनका ये नेचर डिप्रेशन के लिए एंटी वेनम का काम करता है। सो बेसिकली साइंस इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी बट एट एनी कॉस्ट, बिकॉज कभी कभी क्यूरियोसिटी के पीछे ह्यूमंस अपनी लिमिट्स के पार चले जाते हैं। जैसे स्टीवन लर्विन जिन्होंने जहर से इम्यून होने के लिए 30 सालों तक स्नेक को अपने बॉडी में इंजेक्ट किया, विच इज शेम। और इसीलिए अगर पर्पस की बात करें तो रिलीजन का पर्पस ज्यादा शेम था एंड देयरफॉर ये पॉइंट उससे मिलना चाहिए था। रिलीजन हम में से बहुतों को पर्पस देता है जो शायद साइंस उस हद तक ना दे पाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस के रास्ते से आप चलोगे तो आपको कोई पर्पस ही नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे पर्पस डिपेंड करेगा आपके नजरिए पर, और कोई पर्पस ऐसा नहीं है जो आप अपनी लाइफ के लिए नहीं क्रिएट कर सकते हो। बट जो लोग अपनी लाइफ का पर्पस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं उनके लिए रिलीजन का एक रास्ता बना देता है। इस मामले में रिलीजन को पॉइंट मिलना चाहिए। पर अब जब रिलीजन और साइंस का अंकुर कहाँ से उगाया ये हमने जान लिया है, तो उससे उगे हुए पेड़ की शाखाएं कहाँ तक जाती है वो भी जरा देख लेते हैं, ताकि इन दोनों के आज के समय के इम्पैक्ट के बारे में भी हम बात कर सके। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड और रिलीजन। इस दुनिया में ऐसे कई सारे रिलीजन्स हैं जो नेचर के सारे एक्सपेक्ट को वर्शिप करना सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म में करीब 33 मिलियन गॉड एंड गॉडेसेस हैं और ऑलमोस्ट उन सबके साथ एक एनिमल को जोड़ा गया है। लाइक गणपति बप्पा के साथ मूषक
इंद्र जी का ऐरावत और कार्तिकेय जी का सूर्य पद्मा। और उससे ये होता है कि हम इन भगवानों के साथ साथ इन वाहनों को भी वर्शिप करते हैं, जिससे इन जानवरों को हार्म करने से पहले हिंदू लोगों के मन में एटलीस्ट एक बार तो पाप लगेगा ये ख्याल जरूर आता है। पर क्या धर्म में बताई गई सारी बातें इतनी ही वेल थॉट होती है, या हम उन बातों को अपने कन्वीनियंस के अनुसार उनका मतलब निकाल लेते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम समाज में मिलजुल कर रहने लगे थे, तब इस समाज को ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए थे, और हमारे ऋषि मुनि इन्हीं कानूनों को किताबों में लिखकर एक स्टोरी के रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने लगे। लेकिन धर्म की सारी बातों का पालन अच्छे से हो और उसका डर सभी के मन में बना रहे, इसके लिए विद्वानों ने ये सारी किताबें भगवान से जोड़ दी और लोगों के मन में ये डर बैठा दिया कि इन किताबों के विरुद्ध जाना मतलब कि भगवान के विरुद्ध जाना। अब हो सकता है बिल्कुल ये बातें शायद उस समय के लिए सही भी हो, पर वो समय और आज की दुनिया में बहुत फर्क है। हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे एथिक्स में भी चेंज आना बेहद जरूरी हो चुका है, और रिलीजन शायद यहाँ पर हार जाता है। वो खुद में आज की तारीख में बदलाव नहीं लाना चाहता, और चाहे फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। और पता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो। साल 1632 में सर गैलीलियो ने एक बुक पब्लिश करी थी, जिसपे उन्होंने कहा था कि सन अर्थ के अराउंड नहीं बल्कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। लेकिन ये बात वहाँ के चर्च और धार्मिक लोगों को हजम नहीं हुई, क्योंकि बाइबल के अनुसार अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सारी चीजें अर्थ के अराउंड के ऑर्बिट करती है। बाइबल के हिसाब से उस समय के लोग जियो सेंट्रिज्म का मॉडल फॉलो करते थे, और इसलिए गैलीलियो की इस धर्म विरोधी बात के आधार पर चर्च ने उन पर वेहेमेंटली सस्पेक्ट ऑफ हेरेसी, सिंपली कहूँ तो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया और उन्हें उम्र भर हाउस अरेस्ट की सजा सुना दी। अब ऑब्वियसली इतनी रिजिडिटी ना साइंस में कभी थी और ना ही कभी होने के चांसेस है। साइंस में काला गोरा, अमीरी गरीबी, नॉर्मल डिसेबल्ड, ऊंची जात नीची जात ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस का लॉजिक सिंपल है, जब तक तुम्हारे पास एक थियरी है और तुम उसे मैथमेटिकली या फिर लॉजिकली प्रूफ करके दिखा सकते हो, उन्हें सब मंजूर है। इनफैक्ट साइंटिफिक क्वेश्चंस भी इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि एविडेंस की मदद से अगर कंफर्म या डिस्प्रूफ हुए तो ठीक, वरना उस क्वेश्चन को रीफ्रेम करके वापस किया जा सके। साइंस समय के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है, मगर रिलीजन नहीं, और इसीलिए पॉइंट जाता है साइंस के नाम, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट से रिसर्च, इनोवेशन और इनोवेशंस के आधार पर अपनी किताबों का सिलेबस इन्वॉल्व करता है, मगर रिलीजन वही सिलेबस सदियों से पढ़ाते आ रहे हैं। जैसे इंटरव्यू की तैयारी अब आउटडेटेड सिलेबस पढ़ के करोगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे। पर क्या साइंस की दुनिया हमेशा ही इतनी रोशन रहती है? वेल, सच कहूँ तो नहीं। साइंस की किताबों में भी कुछ काले पन्ने मौजूद हैं। साइंस अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए बहुत सारे ट्रायल्स करता है, जिनमें हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा जानवर जैसे माउस, मंकीज, कैट्स, रैबिट्स, ये सब भी शामिल है, जो बायोलॉजी लेसन्स और मेडिकल ट्रेनिंग के लिए मार दिए जाते हैं। तो क्या ये रिलीजन्स में होने वाली बलि की तरह नहीं है, जिनमें हम अपने फायदे के लिए किसी बेजुबान जानवर को मार देते हैं? यहाँ पर रिलीजन और साइंस दोनों ही एक नाव में सवार है, क्योंकि अकेले नेपाल में हर 5 साल में एक बार गदिमाई फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें करीबन 2,50,000 से भी ज्यादा एनिमल्स की बलि को चढ़ा दिया जाता है, जो आप 2009 के इस आंकड़े को देख सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं जिसमें मासूम जानवरों की बलि को चढ़ा दिया जाता है, लेकिन साइंस भी इसमें पीछे नहीं है। साइंस ने भी बहुत से जानवरों को अपाहिज बनाया है, और इसीलिए पॉइंट जाता है रिलीजन को। बट वेट, यहाँ रिलीजन ने भी 2 स्कोर किए हैं और साइंस ने भी, तो फिर आखिर कौन जीता? तो देखो यार, रिलीजन ने जो बलि चढ़ाई जाती है वो प्रोस्पेरिटी या मन्नत के लिए चढ़ाई जाती है, जिसका वैसे कोई पर्पस ही नहीं है। बट वही अगर क्लिनिकल ट्रायल के लिए किसी जानवर की जान जाती है तो उससे हजारों इंसान की जान बचाने का तरीका पता चलता है। बट हाँ, शायद ये भी गलत है, हमारे फायदे के लिए हम किसी की जान ले, ये गलत ही है ना। हमें कोई अलग रास्ता ढूंढ निकालना होगा जिससे कि जानवर की जान ना जाए, और हमारे साइंटिस्ट इस पर काम भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, साइंस और रिलीजन दोनों ही हम इंसान की लाइफ में अहम हिस्सा है,
साइंस अपने आप को वक्त के हिसाब से बदलता रहा, लेकिन धर्म आज भी पुरानी प्रैक्टिस को फॉलो करता आ रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से धर्म को भी समय के साथ साथ बदलते रहना चाहिए। खैर, इन सब बातों पर आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।